कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली से ग्लोबल इंडिया के इस खास एपिसोड में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश उपाध्याय। ग्लोबल इंडिया में एक बार फिर से वो खबरें जो जोड़ती हैं भारत को दुनिया से और जिनका पड़ता है असर भारत पर। ग्लोबल इंडिया में इस बार 2 सालों में $2 अरब, नाकामियों से सबक सीखकर जीत हासिल करने वाले भारतीय अमेरिकी नौजवान की नायाब कहानी। धरती ही नहीं, अब चांद पर कब्जे की फिराक में है एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ग्लोबल इंडिया में इसके अलावा है, क्या क्रिकेट का दीवाना भारत गले लगा सकता है बास्केटबॉल को? स्वागत है आपका सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली से ग्लोबल इंडिया के इस खास एपिसोड में। ऐसे समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत दौरा सुर्खियों में है, वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस पर भारत के मेहमान बन रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है, नया जोश नजर आ रहा है। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, वहां भारत का दबदबा बरसों से बना हुआ है। हर कामयाब कहानी में किसी न किसी तरह से किसी भारतीय का जिक्र आता है। तो आज शुरुआत अपूर्व मेहता की कहानी से, जिनकी कंपनी इंस्टाकार्ट सिर्फ 2 सालों में $2 अरब की हो गई है। नई कंपनियां अक्सर नाकामयाब होती हैं और अपूर्व मेहता की कोशिशें भी एक के बाद एक करके धराशायी हुई, लेकिन लगभग 20 प्रयासों के बाद उन्हें कामयाबी हाथ लगी है, और वो भी काफी बड़ी। इंस्टाकार्ट की शुरुआत मेरी खुद की जरूरत से हुई थी। मुझे ग्रोसरी खरीदने जाना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने इस पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि ये उस समस्या को हल कर रहा था जो खुद मेरी थी। इंस्टाकार्ट 1 घंटे के अंदर रोजमर्रा जरूरत की चीजें घर तक डिलीवर करने वाली कंपनी है। आप अपने लोकल स्टोर से अपने स्मार्टफोन ऐप के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं और कंपनी का एक निजी शॉपर आपके लिए वो चीजें जांच परख कर खरीदेगा और दरवाजे तक पहुंचाएगा। 2 सालों के अंदर ही इंस्टाकार्ट अब $2 अरब की हो गई है। अमेरिका के 15 शहरों में मौजूद है और 4000 निजी शॉपर्स को इसकी वजह से नौकरी मिली है। भारतीय मूल के अपूर्व मेहता कहते हैं कि उन्हें यकीन था कि कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सिलिकॉन वैली में नाकामयाबी को कमजोरी की तरह नहीं देखा जाता। यहाँ लोग समझते हैं कि नाकामयाबी कामयाबी से जुड़ी हुई है। इसी कारण लोग बड़ा रिस्क ले पाते हैं, जल्दी रिस्क ले पाते हैं, और यही सिलिकॉन वैली की खूबी है। भारत का मिडिल क्लास हमेशा से एक पक्की नौकरी की तलाश में रहा है, जिसमें महीने के आखिर में सैलरी की गारंटी हो। सिलिकॉन वैली आकर उस सोच में बड़ी तब्दीली आती है। ना तो वो खतरा लेने से घबराता है, ना ही नाकामयाबी से डरता है। सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के लोगों की एक साख बन चुकी है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के एक जानकार का कहना है कि कुछ हद तक ये कामयाबी इसलिए भी हासिल हुई है क्योंकि भारतीयों का एक मजबूत नेटवर्क बन गया है। भारतीय यहाँ काफी कामयाब हैं। कुछ के घर तो ऐसे हैं जैसे ताजमहल हों, आलीशान हवेलियां हैं उनकी, पर वे सबसे मिलकर रहते हैं। भारत की तरह नहीं, जहाँ अमीर खुद को गरीबों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। द इंडस एंटरप्रेन्योर या टाई नामक संस्था का इसमें खासा योगदान रहा है, और उनका कहना है कि रास्ता आसान नहीं था। उन दिनों ज्यादातर इन्वेस्टर भारत से आए लोगों और उनकी अंग्रेजी पर हंसते थे कि ऐसे लोग कैसे कोई नया काम कर सकते हैं। और अब हालत ये है कि अगर आपकी कंपनी में कोई वैसा अजीब बंदा ना हो तो आपको कोई पैसे नहीं देगा। अब कोशिश इस बात की भी हो रही है कि भारत की कामयाब कंपनियों को अमेरिका में पांव जमाने में मदद की जाए। कई जानकारों का कहना है कि इससे बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि ये कंपनियां ऐसे इजाद कर रही हैं जो सिर्फ अमीरों के नहीं, अरबों लोगों के काम आएंगी। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में भारतीयों की पहचान रातों रात बनी हो ऐसा नहीं है। इसमें बरसों की मेहनत लगी है, और इसमें द इंडस एंटरप्रेन्योर्स या टाई नाम की संस्था का एक खासा योगदान रहा है। आइए आपको मिलवाता हूं छत्तीसगढ़ के गांव में पले बढ़े इसके अध्यक्ष वेंकटेश शुक्ला से। वेंकटेश, बहुत शुक्रिया BBC के ग्लोबल इंडिया प्रोग्राम से बात करने के लिए। पहले तो सबसे ये बताइए कि आज जब भी सिलिकॉन वैली की बात होती है, भारतीयों का कहीं ना कहीं से जिक्र जरूर आता है, तो ये दबदबा कैसे बन पाया है? ये हाल की बात नहीं है। ये स्टोरी समझिए कि करीब 20-22 साल पुरानी है। वो ये कि 22 साल पहले 6-7 जो हैं भारतीय वो मिले और अपनी अपनी जो है दास्तां एक दूसरे को सुना रहे थे।
और हर एक के साथ वही स्टोरी थी। स्टोरी ये थी कि जब भी किसी फाइनेंशियर के पास, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते थे, तो कहते लोग ये थे कि भाई कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए कंपनी में। वो जो कोड वर्ड था कि किसी गोरे एग्जीक्यूटिव को लेके आओ टू रन द कंपनी, आप लोग तो टेक्नोलॉजी वगैरह सब ठीक है, लेकिन गोरे को लेके आओ। तो उन्होंने कहा, तो उस तरह से उन्होंने जो है फिर ये टाई ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। और आज क्या बदल गया है? आज तो ये हाल है कि 5% है यहाँ सिलिकॉन वैली में इंडियंस की पॉपुलेशन। 50% यहाँ की जो स्टार्टअप्स हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस वाली स्टार्टअप्स, दे आर स्टार्टेड बाय इंडियंस। जोक सिलिकॉन वैली में आज ये है कि अनलेस स्टार्टिंग टीम में कोई इंडियन ना हो, आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। टाई ने भारत में $1 बिलियन प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो क्या है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि अगर आप इंडिया में हैं और ऑलरेडी आपने थोड़ी बहुत आपको सफलता मिल चुकी है और आपका जो है ग्लोबल एम्बिशन है, आप चाहते हैं कि आप ग्लोबली सक्सेसफुल हों, तब इस प्रोग्राम के तहत एक कंपनी के एक जो है फाउंडर को, उसको यहाँ सिलिकॉन वैली हम लोग लाएंगे और पूरा सिलिकॉन वैली, टाई सिलिकॉन वैली का जितनी ताकत है वो उनके पीछे लगा देंगे, ताकि सफल तो होंगी ही कंपनी है, लेकिन कितनी जल्दी सफल होंगी वो उस पे जो है अपना जोर लगाएंगे हम लोग। ग्लोबल इंडिया में आगे है। सॉफ्टवेयर का फॉर्मूला बास्केटबॉल पर आजमा रहे हैं भारतीय मूल के अरबपति। सिलिकॉन वैली से ग्लोबल इंडिया के इस खास एपिसोड में स्वागत है आपका। मैं हूं ब्रजेश उपाध्याय। यह है फेसबुक का मुख्यालय। फेसबुक के प्रमुख मार्क ज़करबर्ग हाल ही में भारत के दौरे से लौटे हैं, जहां उन्होंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी दूर दराज कोनों तक इंटरनेट पहुंचाने की बात की है। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कोई ड्रोन्स के जरिए तो कोई बलून के जरिए। लेकिन यहां से कुछ ही दूर दफ्तर है नवीन जैन का, जो सीधा चांद पर कब्जा करने की फिराक में है। नवीन जैन ने कई सॉफ्टवेयर कंपनियां खड़ी की हैं और अरबों डॉलर कमाए हैं, लेकिन नासा रिसर्च सेंटर के इस उजाड़ से वेयरहाउस से उनकी नई कंपनी मून एक्सप्रेस कुछ बिल्कुल ही अलग करने की तैयारी में है। Last month we actually flew our own spacecraft. हमने पिछले महीने सचमुच अपना स्पेसक्राफ्ट उड़ाया। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जो उड़ सका। Software to be able to actually fly on its own. मून एक्सप्रेस चांद तक एक प्राइवेट रोबोटिक मिशन भेजने की रेस में सबसे आगे चल रही कंपनियों में से एक है। पहला मकसद तो $2 करोड़ की इनाम राशि जीतना है, लेकिन नवीन जैन की नजर इससे कहीं बड़े इनाम पर है। The moon itself has 16 quadrillion. चंद्रमा पर अरबों खरबों डॉलर का खनिज और तत्व मौजूद हैं। प्लैटिनम और रेयर अर्थ तत्वों से लेकर हीलियम 3 तक। आप कल्पना कर लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा भी हीलियम 3 ले आते हैं तो इस धरती की ऊर्जा जरूरत कम से कम अगले कुछ दशकों तक के लिए तो जरूर पूरी हो जाएगी। If not generations. पिट्सबर्ग स्थित एस्ट्रोबॉटिक और भारत की एक कंपनी टीम इंडस से उनका कड़ा मुकाबला है, लेकिन नवीन जैन का कहना है कि उनका पलड़ा भारी है। अपने क्षेत्र के जानकार लोग उस क्षेत्र के बारे में बस बेहतर आइडिया दे सकते हैं, लेकिन एकदम ही अनोखी बातें वही कर सकते हैं जिन्हें उस विषय के बारे में कुछ नहीं पता। तो अंतरिक्ष के बारे में मेरी खासियत यही है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ हद तक ये दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन उनके अंदर की एक ख्वाहिश ये भी है कि उनकी कामयाबी भारत में लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने भारत में नए आविष्कारों और आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपति रतन टाटा और एक्स प्राइज के संस्थापक के साथ मिलकर एक इंसेंटिव फंड की भी शुरुआत की है। I absolutely can. अगला गूगल और फेसबुक बिल्कुल भारत से आएगा अगर हम 2 चीजें कर सकें। पहला कि हम लोगों को इतने बड़े ख्वाब देखने दें कि लोग उन्हें दीवाना कहने लगें, और दूसरा कि उनके जहन से नाकामयाबी का डर खत्म कर दें। The fear of failure. सिलिकॉन वैली में अपनी पहचान बनाने के लिए भारत से आए लोगों ने कड़ी मेहनत की है और कई मुश्किलों का सामना किया है। आज वो उस मुकाम पर हैं जहां कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है, शायद चांद भी नहीं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज, नासा रिसर्च सेंटर, कैलिफोर्निया। यह है फेसबुक की जानी पहचानी दीवार, द फेसबुक वॉल। सिलिकॉन वैली की खासियत यह है कि ऊंची से ऊंची दीवारें लांघने के बाद भी
लोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश जारी रखते हैं। वॉल स्ट्रीट को डिजिटाइज करने वाले अरबपति विवेक राणादिवे इन दिनों बास्केटबॉल को भारत में क्रिकेट की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ इज दैट? विवेक राणादिवे ने रियल टाइम डेटा के इस्तेमाल से वॉल स्ट्रीट को डिजिटाइज कर दिया और फिर एक कंपनी खड़ी की जिसका बनाया सॉफ्टवेयर आज अमेज़न और ईबे को चलाता है। हाल ही में उस कंपनी को $4 अरब में बेचकर अब वो अपना वक्त अपने पसंदीदा खेल बास्केटबॉल में लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि बास्केटबॉल 21वीं सदी का मुख्य खेल होगा, जैसे कि फुटबॉल 20वीं सदी में था। क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों को मैं साम्राज्यवादी खेल मानता हूँ। बास्केटबॉल उत्तर साम्राज्यवादी खेल है। लेकिन सिर्फ शौक के लिए इस अरबपति ने अमेरिकी बास्केटबॉल लीग NBA की एक मामूली सी टीम सैक्रामेंटो किंग्स रिकॉर्ड कीमत देकर खरीदी हो, ऐसा नहीं है। वो इसे एक बहुत बड़े बिजनेस की तरह देख रहे हैं। उन्होंने दर्शकों को लुभाने के लिए गूगल ग्लास टेक्नोलॉजी के जरिए मैच दिखाया है, कभी लोकप्रिय ऑनलाइन करेंसी बिटकॉइन का इस्तेमाल किया है और मैच को रंगारंग बनाने के लिए बॉलीवुड नाइट्स की भी शुरुआत की है। लेकिन इन सब से हटकर वो डेटा के जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टीम को मैनेज करने में। And there's more data being generated this year than all the data that's ever been generated in the game of basketball. बास्केटबॉल में इस साल पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा डेटा तैयार हुआ। खिलाड़ी की पोजीशन, कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, दूसरी टीम को कैसे गार्ड करें, कहां से बॉल फेंके, कहां से फेंकते हैं, ये सभी डेटा से जुड़े पहलू हैं। मुंबई में पले बढ़े राणादिवे भारत में क्रिकेट और फुटबॉल से परिचित थे। बास्केटबॉल उन्होंने पहली बार अमेरिका आकर छुआ। अब वो भारत को बास्केटबॉल के लिए बड़े बाजार की तरह देख रहे हैं और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए वहाँ काफी मेहनत और पैसा लगा रहे हैं। भारत में पहले से ही 10 लाख बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और हमें लगता है कि ये संख्या कुछ सालों में 1 करोड़ हो जाएगी। खेलों की दुनिया अब तेजी से बदल रही है। बोर्ड रूम हो या बास्केटबॉल का कोर्ट, उनका मानना है कि कामयाबी के लिए एक खास नजरिए की जरूरत है और 2015 के भारत में उसकी कोई कमी नहीं है। जब मैंने लड़कियों की बास्केटबॉल टीम को कोचिंग दी तो हमारा सबसे ज्यादा जोर एटीट्यूड पर था। लड़कियों की हमारी एक टीम ने इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के दम पर हार को जीत में बदल दिया। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे वही जीतने वाला एटीट्यूड नजर आ रहा है। Prime Minister Modi is, I see an attitude, that's what I see. राणादिवे की दुनिया में सब कुछ मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से चलता है। यहाँ तक कि बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने के लिए भी उन्होंने मैथ्स का ही सहारा लिया। लेकिन भारत, जहाँ क्रिकेट एक मजहब है, वहाँ लोगों को बास्केटबॉल की तरफ खींचना बच्चों का खेल नहीं होगा, ये तय है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज, सैक्रामेंटो। ग्लोबल इंडिया में आगे है। नजर आएगा सिलिकॉन वैली जैसा जादू अब भारत में भी। I'm confident that India will have a tech revolution which will make Silicon Valley look small. In other words, जो यहाँ पे हम मैजिक देख रहे हैं वो इंडिया में होने वाला है because of the internet revolution. सिलिकॉन वैली से ग्लोबल इंडिया के इस खास एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं ब्रजेश उपाध्याय और इस वक्त मैं हूं अमेरिका की जानी मानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ हैं खास मेहमान विवेक वाधवा, जो डिजिटल दुनिया में एक जाने पहचाने नाम है और बहुत लोग उन्हें स्टार्टअप गुरु भी कहते हैं। विवेक, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। विवेक, ये बताएं, आपने हाल ही में लिखा था कि 2015 भारत के लिए एक नई तकनीकी क्रांति या एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का साल होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं जो उनसे IT सर्विसेज कंपनी के लिए काम कर रहे थे, वो अब दुखी हो गए हैं उन्हीं कंपनी के लिए काम करने के लिए। वो अब अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। और एक और चीज़ हो गई कि स्मार्टफोन्स जो उनसे हैं ना, जैसे ये डिवाइसेस, ये अब इतने सस्ते हो गए हैं कि most of the population can afford them now. In other words, कि over the next 4-5 साल
500 million people इंडिया के इंटरनेट पे ऐसे कनेक्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल। या I mean, कितने लाख करोड़ होते हैं जैसे भी काउंट करो, सब 50 करोड़ लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, वो इंटरनेट पे आ रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, टू स्टार्ट कंपनीज के आई एम कॉन्फिडेंट कि इंडिया विल हैव अ टेक रेवोल्यूशन which will make Silicon Valley look small. In other words, जो यहाँ पे हम मैजिक देख रहे हैं वो इंडिया में होने वाला है because of the internet revolution. Amazing opportunities वहाँ पे होंगे। अमीर लोगों के लिए apps Silicon Valley बना रहा है, Indian entrepreneurs Indians के लिए बनाएंगे। This is why I'm so optimistic about India. एक बात और बताएं कि एक तो इंडिया को जो फायदा मिला है कि वो लीप फ्रॉग कर गया है वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ, इसके अलावा अगर कुछ सीखना हो तो सिलिकॉन वैली से क्या सीख सकता है इंडिया? इंडिया से ये सीख सकता है या यहाँ से ये सीख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूरी है, कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट करे और नहीं सक्सीड हो तो फिर स्टार्ट अनदर कंपनी। यहाँ पे ना यानी नाकामयाबी से घबराना नहीं है। या एग्जैक्टली, यहाँ पे इतनी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि अगर बिजनेस ठीक नहीं चला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बंद करो, दूसरी बिजनेस स्टार्ट करो। इंटरनेट में ऐसे चलता है कि यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ट्राइंग थिंग्स। इंडिया में ऐसा नहीं करते। इंडिया में सोचते हैं कि एक बार अगर कामयाब नहीं हुई बिजनेस तो कोई गलत काम किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एटीट्यूड यह है कि एक्सपेरिमेंटेशन करते जाओ जब तक कुछ चले नहीं। तो दिस इज द की लेसन कि इंडियंस नीड टू लर्न इज टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ट्राइंग, टॉलरेट फेलियर, टेक रिस्क्स and go and solve the problems of the masses in India. भारत ने जो डिजिटल इंडिया मुहिम शुरुआत की है वो कितना बड़ा मौका है भारत के सिलिकॉन वैली के लिए? बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हमें भी फायदा होएगा जब इनोवेशन इंडिया में होएगी। विवेक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम टेक्नोलॉजी की नगरी में हैं और अगर क्लिक की बात ना करें तो ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। तो आइए देखते हैं क्लिक। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का नया संस्करण होलोग्राफिक फीचर्स को सपोर्ट करेगा, जिसमें स्क्रीन को दीवारों पर देखा जा सकता है। कंपनी ने अपने पिछले वर्जन विंडोज 8 के बहुत नहीं चल पाने के बाद कहा है कि उनका नया संस्करण विंडोज 7 और 8 के उपभोक्ताओं को मुफ्त में मिल सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के नए संस्करण का नाम विंडोज 9 के बदले सीधे विंडोज 10 रखा है। मोबाइल डिवाइसों पर अपडेट अगले महीने आएगा। माइक्रोसॉफ्ट का पिछला संस्करण विंडोज 8 विंडोज के 10 कंप्यूटरों में से केवल एक पर इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट्सएप एक गैर अधिकृत एंड्रॉयड ऐप व्हाट्सएप प्लस के सहारे व्हाट्सएप चलाने की कोशिश करने वालों के खाते 24 घंटे के लिए बंद कर दे रहा है। व्हाट्सएप का कहना है कि उसे यह फैसला इस ऐप से यूजर्स के निजी डेटा के लीक होने के खतरे के कारण करना पड़ा है। इस बीच व्हाट्सएप ने कहा है कि अब ये सेवा डेस्कटॉप कंप्यूटरों पर भी उपलब्ध होगी। फिलहाल ऐसा केवल एंड्रॉयड और विंडोज वाले मोबाइल उपकरणों और ब्लैकबेरी स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप चलाने वाले उपभोक्ता ही कर पाएंगे। आईफोन वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गूगल की निगाह अब धरती से परे खोज पर लगती है। गूगल ने अंतरिक्ष यान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज या स्पेस एक्स के लिए $1 अरब जुटाने में मदद की है। गूगल अब स्पेस एक्स में 10% की हिस्सेदार भी है। इस सौदे को इंटरनेट की सुविधा को सैटेलाइट के जरिए दुनिया के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने की गूगल की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पानी लेजर से कटे धातु पर उछल रहा है। अमेरिका की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के भौतिकी वैज्ञानिकों ने धातु पर छोटे खांचे बनाकर इसे एक आकार दिया। इससे जो परत बनी उस पर पानी नहीं टिकता और ये अपने आप साफ हो जाती है। समझा जाता है कि आगे चलकर इस तकनीक का इस्तेमाल टॉयलेट बनाने में हो सकता है, जिसमें सफाई की जरूरत ही नहीं रहेगी। और अब इस हफ्ते दुनिया भर के खास खबरों पर एक नजर। उत्तरी इराक के किरकुक में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन ने यजीदी समुदाय के करीब 200 लोगों को छोड़ा है। जिन लोगों को छोड़ा गया है उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे या बीमार लोग हैं। इन लोगों को आईएस के नियंत्रण वाले हवीजा से बंधक बनाया गया था। इन्हें पिछले साल अगस्त में अगवा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अब भी हजारों लोग इस्लामिक स्टेट के कब्जे में हैं। रिहा हुए लोगों का कहना है कि उनके साथ चरमपंथियों ने बेहद बुरा सलूक किया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि इस्लामिक स्टेट ने इन लोगों को रिहा क्यों किया। संगठन ने कई यजीदी महिलाओं को या तो बेच दिया है या गुलाम बनाकर रखा है। गिनी की राजधानी कोनक्री में थे बीबीसी संवाददाता इब्राहिमा डियाने।
इबोला से जूझ रहे गिनी में कई जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले किए गए हैं, जिनमें से कुछ की मौत भी हुई है। गिनी में कई महीनों से इबोला की वजह से स्कूल बंद हैं। हालांकि कई लोग इबोला को पश्चिमी डॉक्टरों की साजिश बताते हैं और बीमार होने पर भी अस्पताल जाने से इनकार कर देते हैं। जो लोग इबोला से बच जाते हैं, उन्हें सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता है। कई मामलों में उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। स्थानीय मस्जिद के इमाम इन हालात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों के विरोध और नाकाबंदी पर नजर रख रहे थे ढाका में बीबीसी संवाददाता अकबर हुसैन। फैक्ट्रियों के खुले होने के बावजूद कारोबार पर असर पड़ा है। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग को नाकेबंदी की वजह से इस साल अब तक $5.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। इस आंदोलन की वजह से राजधानी ढाका में महंगाई भी बढ़ी है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे दें। वहीं सरकार ने विपक्ष पर राजनीतिक आंदोलन की आड़ में लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपीय संघ ने एक बैठक कर भारतीय आमों के आयात पर लगी पाबंदी हटाने का फैसला किया। इसके बाद यूरोपीय देशों में भारत के आम फिर से बेचे जा सकेंगे। ये पाबंदी पिछले साल मई में लगाई गई थी, जब भारत से आयातित आम में मक्खियां मिली थीं। लेकिन यूरोपीय संघ की एक ताजा जांच में पता चला कि भारत ने तब से नियम और सख्त कर दिए हैं। EU का कहना है कि भारत ने जरूरी कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया है। हालांकि भारतीय आम के लिए यूरोप सबसे बड़ा बाजार नहीं है, लेकिन इससे आम की पैदावार और व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा जरूर होगा। तो सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को से ग्लोबल इंडिया के इस खास एपिसोड में इस बार इतना ही। अगले हफ्ते होगी लंदन से मुलाकात। नमस्कार।